हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा पहला चैप्टर भी कह सकते हैं आप, और इसे पहला यूनिट भी आप कह सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग होगा यहाँ से इंट्रोडक्शन से, फिर आगे के जो चैप्टर्स हैं आप जानते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस तरीके से पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा कवर करने वाले हैं हम। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये पहला चैप्टर आपको मिलेगा, और इसे आप पहला यूनिट भी कह सकते हैं। एक यूनिट में एक ही चैप्टर है ये। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप मेरे साथ हेडिंग डालें। पहली हेडिंग, इकोनॉमी। अगर हम टॉपिक वाइज डिवाइड करें बच्चे चैप्टर को, टॉपिक वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो टोटल 11 कॉन्सेप्ट हमारे इसके अंदर कवर होने वाले हैं। तो वो आपको जो बुकलेट मिलेगी हमारी, उसमें कॉन्सेप्ट वाइज मिलेगा आपको। जो हमारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट वाइज मिलेगा या शॉर्ट नोट्स टाइप मिलेगा। अभी जो मैं आपको क्लास में कराऊंगा वो शॉर्ट नोट टाइप होगा, मतलब मैक्सिमम 90% तक आपका कवर हो जाएगा बुकलेट के हिसाब से। ठीक है, बट मैं टॉपिक के नाम नहीं लिखूंगा यहाँ पे, मैं आपको ऐसे ही लिखवाता चला जाऊंगा हेडिंग डाल के, और मैं आपको बताता जाऊंगा कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक हमारा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है बच्चे, शुरू करें इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कैसे पढ़ेंगे सर हम ऐसे पढ़ेंगे कि पहले मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, फिर मैं लिखूंगा, आप मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे और प्रॉपर नोट्स मेंटेन करेंगे। कोई भी यहाँ पे बच्चे वन शॉट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई फास्ट ट्रैक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये प्रॉपर रेगुलर क्लास है हमारी, और इसमें अच्छे खासे लेक्चर हमारे लगेंगे। समझ आ गई बात। तो चीजों को तरीके से इन डेप्थ में हम पढ़ेंगे, चाहे टाइम भले ही थोड़ा ज्यादा लग जाए। ठीक, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मेरी बात सुनेंगे। इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को रिसोर्सेस प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? रिसोर्सेस, और जिससे वो अपनी लिविंग को अर्न कर सकें। भाई आप इंडिया में रहते हैं तो यहाँ की इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है, और जिसके बारे में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। पूरी बुक है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। तो इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, किसी की ब्यूटी पार्लर की शॉप है, वो वहां से अपनी अर्निंग कर रहा है, जीविका चला रहा है, लिविंग अर्न कर रहा है। ठीक है भाई, किसी का कोचिंग सेंटर है, वो ट्यूशन पढ़ा के अपनी लिविंग अर्न कर रहा है। कोई किसी कंपनी में जॉब करता है, अपनी सर्विस देके वहां से वो पैसा कमा रहा है। तो इकोनॉमी का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को रिसोर्सेस प्रोवाइड कराता है, और वहां से वो अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। बात समझ आ गई। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज हैं, जिससे वो पैसा कमा रहे हैं और अपने लिविंग को अर्न कर रहे हैं। तो बड़ा ही सिंपल मीनिंग है, एक ऐसा सिस्टम जो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, रिसोर्सेस, और जिससे हम अपनी लिविंग को क्या करते हैं, अर्न करते हैं। क्लियर है बच्चे? चलो लिखें, अब लिखें आप मेरे साथ। इकोनॉमी में रेफर्स टू अ सिस्टम which provides people the means to work and earn a living। कुछ वर्ड्स हम इकोनॉमिक्स के यूज करेंगे बच्चे। हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है, आप ऑलरेडी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं अगर तो जानते होंगे। और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं बच्चे, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो तीनों स्ट्रीम में पढ़ाया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस आप इसी बात से लगा सकते हैं, जैसे फिजिक्स सिर्फ साइंस स्ट्रीम में पढ़ते हैं, अकाउंट्स कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमैनिटीज में भी पढ़ाया जाता है, कॉमर्स स्ट्रीम में भी पढ़ाया जाता है, और साइंस स्ट्रीम के अंदर भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है। बहुत सारे स्कूलों में आपको पता होगा, बहुत से बच्चों के पास होगा भी, वहां पे भी पढ़ाया जाता है। तो इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि ये तीनों स्ट्रीम में आपको पढ़ाया जाता है। समझ आ गई। तो अभी हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की। हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है। अपनी लैंग्वेज का मतलब वहां पे हम कुछ वर्ड्स ऐसे यूज करेंगे जो उसी सब्जेक्ट में यूज किए जाते हैं। जैसे अकाउंटेंसी में अपनी अलग लैंग्वेज होती है, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में। तो मैं आपको बार बार अभी बोल रहा था रिसोर्सेस, लेकिन मैंने यहां पे रिसोर्सेस की जगह पे एक वर्ड यूज करा है, मींस। तो आप इसको मार्क कर लेंगे, और ऐसे मार्क करके ऐसे लिख लेंगे यहां पे, मींस का मतलब होता है रिसोर्सेस। ठीक है भाई, फिर से पढ़ी क्या लिखा है, रेफर्स टू अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मींस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। मतलब जो लोगों को रिसोर्सेस प्रोवाइड कराता है,
जिससे वो अपनी लिविंग को अर्न कर सकें। क्लियर है? यस सर, क्लियर है हमें। ठीक, आगे बढ़े बच्चे। ठीक, इकोनॉमी के अंदर कई तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। ठीक, जब हम स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन पढ़ते हैं तो वहां मैं आपको 5 एक्टिविटी बताऊंगा। अभी हम यहाँ पे 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सर 3 क्यों करेंगे डिस्कस? बस अभी हम 3 डिस्कस करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट 3 होती हैं, वैसे 5 होती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्कस होगा तो वहां पे 5 डिस्कस होंगी। अभी हम यहाँ पे 3 डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ डालें नीचे इसी में। अभी देयर आर, स्टार बना के लिख लेंगे, 3 मेन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, और वो 3 कौन कौन सी हैं? प्रोडक्शन, पहली है प्रोडक्शन, दूसरी है कंजम्पशन, और तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन। इसका एक और नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये तीनों आपने लिख लिए होंगे, आप लिख लें इसको अगर नहीं लिखा है तो। अभी हम समझते हैं एक एक करके। तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। एक है प्रोडक्शन, दूसरा है कंजम्पशन, और तीसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ये हमारा एक अलग से चैप्टर भी होगा पूरा। ठीक है, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, एक चैप्टर है पूरा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, चैप्टर नंबर 5 है प्रोडक्शन करके, पूरा प्रोडक्शन चैप्टर है अलग से। अभी आप सिर्फ मतलब समझ लो। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जब आप इनपुट को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में। क्या करते हैं आप? इनपुट को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? आउटपुट में। तो इस प्रोसेस को प्रोडक्शन कहा जाता है। सर फिर से समझाइए। रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जैसे कच्चा माल कहते हैं, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स में। क्या करा हमने? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाता है? प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास लेदर है, लेदर होता है बच्चे जो चमड़ा होता है। ठीक है, चमड़े को इंग्लिश में लेदर कहते हैं। ठीक, तो लेदर से, चमड़े से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे बैग्स बनते हैं, शूज बनते हैं। आप जो लेदर की जैकेट्स पहनते हो, लेदर के शूज पहनते हो, आप कहते हो ना लेदर की जैकेट है मेरे पास, लेदर की शूज है, इसका मतलब वो चमड़े से बना है। तो जो चमड़ा है वो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, आपने उससे बैग बना दिया, ये फिनिश गुड्स हो गया। तो इनपुट कन्वर्ट हो गया किसमें? आउटपुट में। तो जब भी कभी इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है सर, लिखें अब। तो एक लाइन में लिखेंगे इसके नीचे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। ठीक है भाई, इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल और आउटपुट का मतलब फिनिश गुड्स। तो इनपुट को आउटपुट में बदलने के प्रोसेस को प्रोडक्शन कहा जाता है। यस, अब सुनो, चीजें बन गई तो उनका क्या होगा? सर चीजें बन जाएंगी तो उसे हम इस्तेमाल करेंगे, उसे हम यूज करेंगे। तो जिन चीजों को हम यूज करते हैं उसी प्रोसेस को कंजम्पशन कहा जाता है। जैसे ये मार्कर है बच्चे, मैं इससे लिख रहा हूं तो ये यूज हो रहा है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, बोर्ड का यूज हो रहा है। ठीक है, मैं कॉपी का यूज कर रहा हूं, पेन का यूज कर रहा हूं, या पानी मेरे पास रखा हुआ है, मैंने पानी पी लिया तो मैंने पानी कंज्यूम कर लिया। तो कंजम्पशन का बेसिक मीनिंग हुआ गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करना। और मैं चीजों को क्यों यूज करूंगा? अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। क्यों यूज करूंगा मैं चीजों को? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्लियर है? तो क्या लिख सकते हैं इसके नीचे? यहां पे भी लिखें एक लाइन में, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करना, उसे कंजम्पशन कहा जाता है। इसे हिंदी में बच्चे उपभोग कहते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है
कि बहुत खाने पीने की चीजें हैं बस वही कंजम्पशन है, नहीं। कोई भी चीज जिसे आप यूज करते हो, इकोनॉमिक्स में उसे कंजम्पशन कहा जाता है। मोबाइल यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, पेन यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, कोई भी चीज खाने पीने की चीज है, खा ली, पानी पी लिया तो भी कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करना फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर इकोनॉमी में कंजम्पशन है तो ही प्रोडक्शन होगा, अगर कंजम्पशन नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा। समझ आ गई बात? तो जितना ज्यादा कंजम्पशन है उतना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, अगर कंजम्पशन नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे। मतलब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलती हैं चीजें। क्लियर है? तीसरा टर्म क्या था सर? तीसरी एक्टिविटी कौन सी थी हमारी? इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहां पे देखेंगे जरा ध्यान से। अब सुनो, कई बच्चे कहते हैं सर इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने कहीं पे पैसा लगाया। बिल्कुल ठीक बात है, आप अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी भी पढ़ते हैं बच्चे और मैं ही पढ़ाता हूँ अकाउंटेंसी आपको, ठीक है ना। तो मैं वहां पे कुछ और बता देता हूँ, यहाँ कुछ और बता देता हूँ, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक ही मतलब है घुमा फिरा के, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब बिल्कुल ठीक, आपने कहीं पे पैसा लगाया। अच्छा, पैसा कौन सी चीजों में लगाया? जिनसे आपके एसेट क्रिएट होंगे। क्या क्रिएट होंगे? एसेट, मतलब आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। समझ आ गई बात? जैसे गवर्नमेंट मेट्रो की नई लाइन बना रही है तो ये इन्वेस्टमेंट है, नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट है, नए हाईवेज बन रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट है। समझ आ गई बात? तो कुल मिला के मेरे एसेट बढ़ने चाहिए। कौन से एसेट? फिक्स्ड एसेट, जिसे हम नॉन करंट एसेट कहते हैं अकाउंटिंग के टर्म्स में। जो बच्चे साइंस और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, जिन्हें नॉन करंट एसेट नहीं समझ आ रहा है, उनको मैं आसान भाषा में बता दूं, कैपिटल स्टॉक, वही लिखेंगे हम यहाँ पे। मतलब हमारा कैपिटल स्टॉक जब भी कभी बढ़ता है तो उसे इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी। तो अभी तक हमारा, अगर मैं आपसे टॉपिक वाइज बात करूं तो मेरा एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक कंप्लीट में कर दिया है आपको, जिसका नाम है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का क्या मतलब है? 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आप मेरे साथ साथ लिख रहे थे तो बहुत बढ़िया है, समझ के उसके बाद मैं लिख रहा हूं ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं लिखते लिखते समझा रहा हूं आपको। पहले मैंने आपको चीजें समझाई, लेक्चर दिया, बाद में लिखा। अगर आपने नहीं लिखा है तो अब आप अपनी वीडियो को पॉज करके इसको लिखें, ठीक है बेटा। लिखना बहुत जरूरी है, फटाफट लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे आगे आ जाएं। आगे बढ़ने से पहले एक नोट डालेंगे। वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। हर सब्जेक्ट के पीछे रीजन है भाई पढ़ने का। ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस का पार्ट है, सर पेपर में आएगा, पास होना है, नंबर लाने हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। नॉलेज भी तो गेन करनी है ना उस सब्जेक्ट की। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे कि अकाउंटेंसी में मैंने बताया हुआ है आपको, जिन बच्चों को नहीं पता है वो सुन लें। हम अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जो लोग बिजनेस करते हैं उनको सैलरी नहीं मिलती है। जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, तो उनका रिवार्ड हो जाता है सैलरी। लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं या अपना काम करते हैं, कोई भी काम हो सकता है, छोटा या बड़ा, तो उनको बदले में सैलरी नहीं मिलती है, तो उनका रिवार्ड क्या होगा सर? उनका रिवार्ड होगा प्रॉफिट। और अगर वो घाटे में चले गए तो हो जाएगा लॉस। तो इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होते थे, अकाउंटिंग करनी होती थी। तो ये तो बात हो गई अकाउंटिंग की। अब हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं सर? इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं सर? हमारे देश में बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जैसे गरीबी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हमारे रिसोर्सेस कम हैं, हमारी बॉन्ड्स अनलिमिटेड हैं,
इन सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं मुझे एक वर्ड में बता दो, एक शब्द में बता दो इकोनॉमिक्स पढ़ने का रीजन, तो अगर एक वर्ड में हम बात करें तो वो पहले हम लिखते हैं, आप देखो वो कौन सा वर्ड है, निकल के आएगा यहां से, लिखो द मेन रीजन फॉर स्टडी इकोनॉमिक्स कैन बी simplified in a single word called scarcity। तो ये मैंने कैपिटल करके लिख दिया है। अगर एक सिंगल वर्ड में हम बात करें इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका एक शब्द में, एक वर्ड में रीजन है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का आसान भाषा में मतलब लिखें पहले, लैक ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं और हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करेंगे, तो उसी चीज के लिए हमें पूरी इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही है। ठीक है भाई, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड ना हो तो हमारे सामने किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम या इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे रीजन हैं, मैं आपसे एक वर्ड में पूछ रहा था, तो एक वर्ड में है वो स्कार्सिटी। तो यहीं से मेरा अगला टॉपिक जनरेट हो जाएगा। तो अगला टॉपिक है मेरा, अभी तो ये आसान भाषा में लिखवा दिया मैंने, रिसोर्सेज की कमी होना। अब टेक्निकल लैंग्वेज में लिखेंगे जो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है। ठीक है, अब आ जाओ आप अगली हेडिंग, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब है रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन to demand of a commodity। ठीक है भाई, अब ये टेक्निकल लैंग्वेज में ये कह रहे हैं लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। तो जब भी रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो इसका मतलब वो रिसोर्सेज स्केयर हैं, लिमिटेड हैं, हिंदी में बोले तो सीमित हैं। ठीक है बात यहां पे। तो एक इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, डिमांड ऑफ रिसोर्स मोर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्स। जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा होगी। ठीक भाई, यस, हो गया इतना। तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अगर टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं तो आप देख लेना, अपने बुकलेट में आपको लिखे हुए मिल जाएंगे टॉपिक। तो स्कार्सिटी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो टोटल 11 टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर। आ जाएं आगे। यस सर, तो इसको लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा है तो आप अपनी वीडियो पॉज करके फटाफट इसको लिखें। चलो, अगला हमारा टॉपिक यहीं से जनरेट होता है। रिसोर्सेज हमारे कम हैं, वांट हमारी अनलिमिटेड है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या इसका एक और नाम होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक भाई, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, बड़ा सिंपल। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब अराइज होगी सर, जब हमारे पास रिसोर्सेज या संसाधन कम है, हमारी वांट अनलिमिटेड है। तो इसका मतलब वहां पे हमें चॉइस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखें फॉर एग्जांपल, मेरे पास बच्चे पहले लिखेंगे बाद में समझते हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं, मुझे एग्जाम देने जाना है।
इस 10 रुपये से दो काम हो सकते हैं। एक तो मैं पेन ले जाना भूल गया हूँ तो मैं पेन परचेज कर लूँ, क्योंकि एग्जाम कैसे लिखूंगा बिना पेन के, तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, मैं पानी भी ले जाना भूल गया हूँ, एग्जाम सेंटर में पानी की सुविधा नहीं है। कुछ बातें हम एज्यूम कर लेते हैं कि एग्जाम सेंटर में पानी की सुविधा नहीं है, तो मैं एक वाटर बॉटल भी ले सकता हूँ 10 रुपये से, भाई पीने के लिए पानी हो जाएगा। अब क्या ये दोनों काम हो सकते हैं 10 रुपये में? नहीं, क्योंकि पेन भी 10 रुपये का ही है और पानी की बोतल भी 10 रुपये की है। तो किसी एक को खरीदोगे तो दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हमारे पास इस टाइम पे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। ये मेरे रिसोर्स हैं और ये मेरी वांट है। तो अब मैं कैसे करूंगा भाई? जो मेरी ज्यादा अर्जेंट वांट होगी ना, उसे मैं पूरा करूंगा पहले। तो वो आप अपने इंडिविजुअल बेसिस पे डिसाइड करेंगे आपकी वांट कौन सी ज्यादा अर्जेंट है। ठीक है भाई? तो इसका मतलब मुझे सिर्फ ये समझाना था कि मेरे पास संसाधन थे कम और मेरी वांट थी ज्यादा, तो मैं सभी को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं कि आप पेन भी खरीद सकते हो, पानी की बोतल भी खरीद सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको क्या परचेज करना है। तो इसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहा जाता है। अब आपको इसके रीजन भी समझ आ गए होंगे कि रिसोर्सेज है मेरे कम, उनके हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस, कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज, और मेरी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। मतलब मेरी वांट्स कभी भी खत्म नहीं होंगी, एक खत्म होगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी खत्म होगी तीसरी आ जाएगी, तीसरी खत्म होगी चौथी आ जाएगी। तो वो अभी हम फिर से डिटेल में समझेंगे बस सारी बातें। अभी फिलहाल के लिए हम लिखेंगे मीनिंग इसका, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का। चलो लिखो आप, रेफर टू satisfaction of unlimited human want out of limited resources having alternative uses। मतलब हम अपनी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा करेंगे और उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो इसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। तो बच्चे एग्जाम में जब आएंगी चीजें तो आपको वहां लिखनी पड़ेंगी, तो आपको लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, चीजें समझ भी आनी चाहिए, आपको लर्न भी होनी चाहिए चीजें। ठीक है? तो जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। एक बार मैं लिखवा रहा हूँ, एक बार आप अपने हाथ से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप ये मत समझें कि मैं आपको लेक्चर दे दिया और आपने सुन लिया, या मैंने आपको कोई वन शॉट दे दिया, अरे भाई मैं आपको इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, मेरे 3 टॉपिक नहीं खत्म हो पा रहे हैं, और आप चाह रहे हो कि मैं 15 मिनट में आपको पूरा चैप्टर खत्म कर दूं। तो वो तो बच्चे बेवकूफ बनाने वाली बातें होती हैं। आप समझदार बच्चे हैं, बड़ी क्लास के बच्चे हैं, तो आप जितना कम बेवकूफ बनेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है? चलिए, तो ये हो गया मेरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर अब मैं आपसे बात करूं इसके कॉजेस की, कॉजेस कहें या रीजन कहें, कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, 3 कॉजेस हैं हमारे पास। पहला कॉज है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा कॉजेस है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट, और तीसरा है रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है भाई? तो 3 कॉजेस हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अराइज होने के हैं। पहला स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हमारे कम हैं,
अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस, उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब मैं इनको एक एक करके समझा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें लिखना थोड़ा ज्यादा है बच्चे, एक एक के अंदर कम से कम 3-3, 4-4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, फिर मैं रेफर कर दूंगा इसको, रेफर बुकलेट या टेक्स्ट बुक जो भी है वहां से इसको लिख लेंगे, क्योंकि मैं अभी इसको लिखूंगा तो बहुत ज्यादा बोर्ड मेरा भर जाएगा और टाइम भी आपका ज्यादा खराब होगा। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पे ज्यादा लिखना होगा, तो उन चीजों को मैं आपको समझा दूंगा और आप उसे बाद में अपने आप से जो है उसे टेक्स्ट बुक से रीड कर सकती हैं। समझ आ गई बात? वैसे कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा आपको सारी चीजें लिखवा दूं यहाँ पे। क्लियर है? चलो एक एक करके समझते हैं भाई। पहला क्या रीजन है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जो रिसोर्सेज है मेरे वो कम है और मेरी वांट जो है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब मैं अपनी सारी वांट को पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होंगे तो किसी तरीके की प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। बड़ा सिंपल सा है, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होंगे तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। क्लियर है यहाँ पे? यस। दूसरा क्या है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इसको ध्यान से समझेंगे। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स का मतलब मेरी जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, नेवर एंडिंग। मतलब एक खत्म होगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी खत्म होगी तीसरी आ जाएगी। भाई आप जब बहुत छोटे बच्चे थे आपको खिलौने चाहिए थे, आप थोड़े से बड़े हुए आपको साइकिल चाहिए थी, आप और बड़े हो रहे हो, 11th-12th में आ गए, आप कह रहे हो मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, थोड़े और बड़े हो जाओगे तो मुझे इस वैरायटी का प्रोडक्ट चाहिए। इसका मतलब हमारी जो वांट्स हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती हैं, वो बढ़ती चली जाती हैं। एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है, तीसरी खत्म होती है चौथी आ जाती है। तो ह्यूमन वांट जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। लेकिन एक खास बात होती है, अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे पास 3 वांट हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और मैं आपसे कहूं तीनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है मेरी लाइफ में, तीनों वांट इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं मेरे लिए, तो क्या मैं इसमें चॉइस कर पाऊंगा? नहीं कर पाएंगे। अगर तीनों वांट इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं तो क्या आप इसमें चॉइस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। भाई तीनों बराबर इंपॉर्टेंस है, किसे पहले पूरा करोगे? तो इसका मतलब ह्यूमन वांट्स की इंपॉर्टेंस या इंटेंसिटी वर्ड यूज करते हैं, वो जो प्रायोरिटी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है भाई? तो इससे होगा क्या? जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वांट होगी, ज्यादा अर्जेंट वांट होगी, उसे पहले पूरा किया जाएगा, जो कम इंपॉर्टेंट होगी उसे बाद में पूरा किया जाएगा। ठीक है भाई? तो हमें अपनी प्रायोरिटी देखनी है पहले क्या है। भाई पड़ोसी के घर में गाड़ी आई है तो हम कह रहे हैं पापा से, पापा हमें भी गाड़ी चाहिए। पापा कह रहे हैं नहीं बेटा, अभी तेरी पढ़ाई में पैसा लगना है, अभी तुझे ग्रेजुएशन करनी है और अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए हम पैसा बचा के रख रहे हैं, या तो हम गाड़ी खरीद लें या हम तेरी पढ़ाई में पैसा लगा दें। तो इसका मतलब हमें अपनी प्रायोरिटी देखनी है, हमारी इंपॉर्टेंस कौन सी वांट ज्यादा अर्जेंट है तो उसे पूरा करना है। समझ आ गया? तो इसका मतलब वांट की इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है और उसके बेसिस पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा अर्जेंट होगी उसे पहले पूरा करेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट और कम अर्जेंट होगी उसे बाद में पूरा करेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाओ आगे। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूज। अल्टरनेट यूज का मतलब आप पहले से ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। एक तो लिमिटेड है रिसोर्सेज, दूसरा उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। मतलब एक तो रिसोर्सेज मेरे पास है कम और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब उन्हें एक से ज्यादा जगह पर यूज किया जा सकता है। बात समझ आई? एक से ज्यादा जगह पर यूज किया जा सकता है। मतलब जैसे यहां समझे, मेरे पास पेट्रोल है, तो पेट्रोल से आप कार वगैरह रन करा सकते हैं, जनरेटर वगैरह रन करा सकते हैं, मशीन वगैरह भी चला सकते हैं, तो बहुत सारे यूजेस हैं इसके। तो मेरे पास ये जो रिसोर्स है ये लिमिटेड है और इसके ऑल्टरनेट यूज भी हैं। ठीक है? एक और एग्जांपल देखें, मेरे पास कोई लैंड है, ये एक पीस ऑफ लैंड है, मैं इस पे रहने के लिए घर बना सकता हूं, हाउस, या मैं इस पे हॉस्पिटल बना सकता हूं, या मैं बच्चों के खेलने के लिए पार्क बना सकता हूं, या यहाँ पे स्कूल बना सकते हैं। क्या चारों काम हो जाएंगे? नहीं सर, एक ही लैंड है, एक काम हो पाएगा, बाकी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये रिसोर्स है, ये इसके ऑल्टरनेट यूज हैं। तो रिसोर्सेज के हमेशा ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं, कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज। एक से ज्यादा जगह पे उसे यूज किया जा सकता है। बात समझ आ रही है? और रिसोर्सेज एक तो है लिमिटेड, मतलब है कम, और उनके हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। जैसे मैंने अभी बताया था, 10 रुपए मेरे पास है, पानी की बोतल ले लूं या पेन ले लूं, तो इसका मतलब 2 काम हो सकते हैं। तो वो रिसोर्सेज के हमेशा ऑल्टरनेट यूजेस रहते ही रहते हैं। ठीक है? तो वो डिपेंड करता है हमारी वांट पे, कौन सी अर्जेंट है या कौन सी ज्यादा जरूरी है, उसके बेसिस पे हम एलोकेट करते हैं अपने रिसोर्सेज को। ठीक है? यहाँ पे तो ये आपका कॉजेस हो गया किसका? इकोनॉमिक
प्रॉब्लम का। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ ऐसे लाइन ताकि आपको याद रहे। ये वाले जो तीनों पॉइंट हैं, फॉर एक्सप्लेनेशन रेफर बुकलेट, या तो जो मेरी बुकलेट आपको मिली होगी और टेक्स्ट बुक, या जो आपके पास टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक से भी आप कर सकते हैं। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो इस तरीके से, अगर आपने नहीं लिखा है फटाफट से आप अपनी वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। लिख लिया आपने? हमारे लेक्चर्स जो रहने वाले हैं वो लगभग छोटे छोटे ही रहेंगे, 30 मिनट 40 मिनट, अगर कभी कभी हुआ तो बहुत बड़ा लेक्चर हो गया तो 50 मिनट का हो गया। इससे ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं रहेंगे, 30 मिनट 35 मिनट के ऐसे लेक्चर रहेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आप एक दिन में 2 लेक्चर भी कवर कर सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप एक दिन में 2 लेक्चर भी आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं अगर टॉपिक वाइज बात करूँ बच्चे, तो 3 टॉपिक हमारे कंप्लीटेड हैं। ठीक है, 3 टॉपिक कौन कौन से कंप्लीटेड है हमारे? एक तो इकोनॉमी हमने पढ़ लिया, मैं फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। इकोनॉमी मतलब एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जिससे हम अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, कंजम्पशन मतलब यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, एंड इन्वेस्टमेंट मतलब इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी। अब ये फास्ट ट्रैक मोड में चल रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, इतनी देर से जो पढ़ा है इतनी जल्दी खत्म। उसके बाद हमने पढ़ा हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो सिंगल वर्ड में बात करें तो स्कार्सिटी, लैक ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी का मीनिंग था लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। फिर हमने बात करी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, जो यहाँ लिखा हुआ है, सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। और उसके 3 कारण है, 3 रीजन है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, रिसोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रॉपर एक्सप्लेन समझाया है, बिल्कुल डिटेल में समझाया है। और इसको आप यहाँ से नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक से, जो आपने इतना लिखा है। इसके बाद ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको एक्सप्लेन कर लेना, 4-4 पॉइंट्स इसके अंदर होंगे आपके। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चे इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टाटा बाय बाय।